All right, kids, Assalamu alaikum. Yes, please. Continuing the topic of our non-profit organization, here we are with another question of NPO from past paper, question of PPE rowing club. ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, राइट? आई गेव यू दिस होमवर्क. मैंने आपको ये सवाल होमवर्क के लिए दिया था. चलें स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. द PPE rowing club prepares its accounts annually on 31st March. राइट, पीपीई जो है रोइंग क्लब है अपने अकाउंट्स एनुअली बनाता है 31st मार्च को. द समरी ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012 इज शोन बिलो. अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की ये समरी हमारे पास अवेलेबल है. रिसीट्स, पेमेंट्स. रिसीट्स का मतलब पैसे का आना, पेमेंट्स का मतलब पैसे का जाना. तो नोट कीजिएगा, रिसीट्स का मतलब पैसे का आना, पेमेंट्स का मतलब पैसे का जाना. सर ये टी अकाउंट हमने बना लिया. अब हमारे पास सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन अवेलेबल है. बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे दिखा रहा है. ये बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे दिखा रहा है. इसका मतलब है कि सर ये करंट एसेट है. डेबिट बैलेंस का मतलब है कि ये 3000 करंट एसेट्स हैं. उसके बाद हमारे पास डेबिट पर है सब्सक्रिप्शन रिसीव. इसका मतलब सब्सक्रिप्शन की वजह से इतने पैसे रिसीव किए हैं. कंपटीशन रिसीट्स, कंपटीशन की वजह से इतने पैसे रिसीव किए हैं. तो कंपटीशन हुआ होगा क्लब में, रोइंग क्लब है, इधर कंपटीशन हुआ होगा और उसकी वजह से कुछ पैसे आए हैं. फिर डिनर डांस टिकट सेल्स. तो डिनर डांस की कोई डिनर डांस का कोई इवेंट हुआ होगा. हाँ भाई, डिनर डांस का कोई इवेंट हुआ होगा, उसकी टिकट सेल हुई है. फिर डोनेशंस हैं, राइट. और फिर है हमारे पास सेल ऑफ इक्विपमेंट. तो अब आप नोट करो, इस सवाल में मुझे एक चीज नई नजर आई है, वो है सेल ऑफ इक्विपमेंट. कुछ इक्विपमेंट था क्लब के पास जो ये बेच रहे हैं. इसे डिस्पोजल कहते हैं. नॉन करंट एसेट डिस्पोज का हो रहा है, बेचा जा रहा है, डिस्पोज हो रहा है, राइट. कंपटीशन जो हुआ था उसका प्राइस, उसकी एंट्री जो आई थी उसकी प्राइजेस भी हैं. कंपटीशन रिसीट्स थी तो कंपटीशन के प्राइजेस भी हैं सामने. डिनर डांस, जो डिनर डांस इवेंट हुआ था, जो डिनर डांस इवेंट हुआ था उसमें हायर ऑफ बैंड, हायर ऑफ बैंड. तो नोट कीजिएगा, डिनर डांस हायर ऑफ बैंड. इसका मतलब जो डिनर डांस का इवेंट हुआ था उसमें टिकट तो सेल हुई थी, लेकिन डिनर डांस कराने के लिए बैंड को बुलाया था, उस बैंड के पैसे और डिनर डांस की केटरिंग का खर्चा आया था. तो केटरिंग के पैसे भी क्लब ने दिए हैं. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, डिनर डांस से पैसे आ भी रहे हैं और डिनर डांस में खर्चा भी हो रहा है. फिर क्लब की इंश्योरेंस है, क्लब हाउस मेंटेनेंस. उसके बाद इक्विपमेंट. अच्छा, इक्विपमेंट लिखा हुआ है, नोट कीजिएगा, इक्विपमेंट लिखा हुआ है. इसका मतलब इन्होंने इक्विपमेंट खरीदा है. इसका मतलब इन्होंने इक्विपमेंट खरीदा है. साथ साथ कह रहे हैं सर हर क्लब में डिनर डांस हो रहा होता है. हाँ यार ये तो है, राइट. अब इसका मतलब ये है कि हम भी जाएं और हाँ डिनर डांस करें, राइट. चलें. इक्विपमेंट वो अब हमने वो बुजुर्गों के क्लब में किया था ना. हाँ, चिक्स, राइट. चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. जनरल. अच्छा, मैं इक्विपमेंट की बात कर रहा था. इक्विपमेंट ये क्रेडिट साइड पे देखो, पेमेंट्स लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, राइट. पेमेंट्स लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, पेमेंट्स लिखी हुई है क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब पेमेंट्स क्रेडिट साइड पर ही होंगी. लिखा हुआ है इक्विपमेंट, तो इसका मतलब इक्विपमेंट खरीदा है, कुछ नॉन करंट एसेट खरीदे हैं. तो मुझे रिसीट एंड पेमेंट में एक चीज बड़ी क्लियरली नजर आ चुकी है कि सर ये इक्विपमेंट खरीद भी रहे हैं और ये क्लब वाले इक्विपमेंट बेच भी रहे हैं. मुझे बहुत क्लियरली नजर आ गया कि क्लब ने इक्विपमेंट खरीदा भी है और क्लब ने इक्विपमेंट बेचा भी है. उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये देखो. उसके बाद क्लब के कुछ जनरल एक्सपेंसेस हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, एंड फिर वी हैव ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट. ये देखो, तो ये सारी पेमेंट्स हैं, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है. एंड दिस इज वेरी मच क्लियर कि सर क्यों क्यों पैसे आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, और क्यों क्यों पैसे जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं. बहुत सिंपल है. आगे चलते हैं. कह रहे द रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द क्लब एट द बिगनिंग
and end of the year were 1st April 2011. 1st April 2011 का मतलब है ओपनिंग, राइट। 31st मार्च 2012 का मतलब है क्लोजिंग। तो आप देखो, डेट्स के थ्रू आपको ये आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। डेट्स के थ्रू आपको ये आइडेंटिफाई करना आसान हो गया कि कौन सी इंफॉर्मेशन ओपनिंग की है, कौन सी इंफॉर्मेशन क्लोजिंग की है। तो सर, क्लब हाउस है। सबसे पहले तो इनके पास, क्लब के पास क्लब हाउस है जिसकी ओपनिंग वैल्यू 150,000 है और क्लोजिंग वैल्यू भी $150,000 है। उसके बाद क्लब हाउस के पास, इसके बाद क्लब के पास कुछ इक्विपमेंट्स थे, क्लब के पास कुछ इक्विपमेंट्स थे जिसमें ओपनिंग 160,000 है ओपनिंग वैल्यू, और क्लोजिंग वैल्यू 140,000 इन्होंने आपको बता दी है। नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। 160,000 के साल के शुरू में क्लब क्लब के पास इक्विपमेंट थे, क्लब ने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे भी हैं और कुछ इक्विपमेंट्स बेचे भी हैं। इन सब के बाद, खरीदने और बेचने के बाद, क्लब के पास 140,000 की क्लोजिंग इक्विपमेंट है। ओके, अब सवाल, सईद का इधर एक सवाल आया हुआ है और मैं आप लोगों को भी इंकरेज करूंगा, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन मीनवाइल, आप बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, कोई शर्माने की बात नहीं है। सर, ये इक्विपमेंट न्यू है और एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है। ओके, ये वाले जो इक्विपमेंट यहां लिखे हुए, इसमें दोनों मौजूद हैं, न्यू एंड ओल्ड सब मिला के। अच्छा, साल के शुरू में तो न्यू होंगे ही नहीं ना, साल के शुरू में तो एग्जिस्टिंग वाले होंगे, राइट। साल के आखिर में न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों मिलाकर है। साइड, इज दिस क्लियर बेटा? और बाकी लोगों को भी ये क्लैरिटी हो जाएगी अब। इज दिस क्लियर बेटा? चलें आगे चलते हैं। देन वी हैव जनरल एक्सपेंसेस ओइंग। अब हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस ओइंग है, गौर से देखिएगा। साल के शुरू में 800, साल के आखिर में 400। हमारे पास साल के शुरू में 800 ओइंग है, साल के आखिर में 400 ओइंग है। फिर वी हैव सब्सक्रिप्शंस ड्यू एंड अनपेड। सब्सक्रिप्शंस ड्यू एंड अनपेड, इसका मतलब है, इसको आसान अल्फाजों में बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड का मतलब है एरियर्स। एरियर्स, ये एरियर्स है। इसका देखो नाम है अक्रूड, इसका नाम है ओइंग, इसका नाम है आउटस्टैंडिंग। एक नया नाम आज हमें मिला है, अनपेड। तो सब्सक्रिप्शन अनपेड मतलब सब्सक्रिप्शन एरियर, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद वी हैव सब्सक्रिप्शंस पेड इन एडवांस। वी हैव सब्सक्रिप्शंस पेड इन एडवांस, ओपनिंग 6,300, क्लोजिंग 4,500। फिर वी हैव स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइजेस। ओके, ओके, कंपटीशन जो कराते हैं, उस कंपटीशन के प्राइस का इन्होंने स्टॉक रखा हुआ है। इनके पास साल के शुरू में इतना स्टॉक मौजूद है कंपटीशन प्राइस का, और साल के आखिर में इतना स्टॉक रखा हुआ है, और साल के दौरान इन्होंने इतने कंपटीशन प्राइजेस खरीदे हैं, पे नहीं किए हैं, खरीद मतलब पेमेंट किए कंपटीशन प्राइजेस के अगेंस्ट। तो हमारे पास स्टॉक भी आ गया। साल के शुरू में कोई डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, जीरो। साल के आखिर में 20,000 डिपॉजिट अकाउंट में आए हैं। ये नोट कीजिएगा, ये लिखा हुआ ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट, ये देखो ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट 20,000। तो एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दिया कि क्लब ने $20,000 डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ये $20,000 डिपॉजिट अकाउंट साल के शुरू में डिपॉजिट अकाउंट नहीं था, साल के एंड में डिपॉजिट अकाउंट 20,000 हो गया। ये हमारे सामने क्लैरिटी हो गई। अब तीन और इंफॉर्मेशन है इस सवाल में, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम इस किस्म के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो आई विल बी अ बिट क्विक। ड्यूरिंग द ईयर, equipment with a net book value of 26,000 was sold for $24,000। तो पता चल गया, एग्जामिनर ने हमें मेहनत करने से रोक लिया, हमें कोई खास अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एग्जामिनर ने खुद बता दिया हमें कि जो साल के दौरान इक्विपमेंट बेचा है, जिसकी वैल्यू जो बेचा है 26,000 का, सर वो नहीं, सॉरी, जो बेचा है
24,000 का, वो पड़ा था 26,000 का, मतलब पड़ा नहीं था, उसकी वैल्यू 26,000 थी। इसका मतलब ये कि जिस इक्विपमेंट की वैल्यू 26,000 थी, उसे हमने 24,000 में बेच दिया। तो मैं यहां पर आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, इट्स अ लॉस ऑन डिस्पोजल $2,000। तो लॉस हुआ है $2,000 का। 26,000 का इक्विपमेंट 24,000 में बेच दिया। बिल्कुल उमर, बिल्कुल बेटा, लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया हमारे पास। फिर कह रहा है ऑफ द सब्सक्रिप्शंस ड्यू ऑन 1 April 2011, $280 remains unpaid. This is to be treated as a bad debt. अब आप देखो, कहता है कि जो सब्सक्रिप्शन साल के शुरू में 1 अप्रैल 2011 को रह गई थी, 1 अप्रैल 2011 को जो सब्सक्रिप्शंस रह गई थी 2600, उनमें से कह रहा है कि एक अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की $280 की, वो अनपेड है, उसे हमें बैड डेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बैड डेट, मतलब इरिकवरेबल डेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और आखिरी में कह रहा है ऑन 1 October 2011, $20,000 was transferred from the receipts and payments account to a short term deposit account। इरिकवरेबल हो गया तो ये सब, हाँ बिल्कुल आएगा उमर, इरिकवरेबल अभी लेकर आएंगे बेटा। उमर पूछ रहे हैं कि सर इरिकवरेबल होगा तो क्या ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आएगा? बिल्कुल आएगा ना। हमने ये देखे ना, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के फॉर्मेट में ये पढ़ा है ना बेटा, ये देखे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट, और ये रहा इरिकवरेबल डेट्स। राइट, हमने ये ऑलरेडी पहले पढ़ा है। चलें आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा, मैं आपसे सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं। कह रहा है सर $20,000 वॉज ट्रांसफर्ड टू अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ये डिपॉजिट अकाउंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, हमने डिपॉजिट अकाउंट लास्ट क्लास में पढ़ा। और मैंने आपको डिपॉजिट अकाउंट का ऑल्टरनेटिव बताया था कि डिपॉजिट अकाउंट का ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान में हम जो फॉलो करते हैं सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग हम इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहते हैं या सेविंग अकाउंट कहते हैं। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सर डिपॉजिट अकाउंट कैन बी रिकॉर्डेड एज आइदर नॉन करंट एसेट और अ करंट एसेट, दोनों रिकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहां एग्जामिनर ने प्रिसाइजली बता दिया इट्स अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट। बताओ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट का क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट का क्या मतलब है? वेरी गुड मुतीब, वेरी गुड अनस, वेरी गुड उमर, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक सर, इट्स ए करंट एसेट, बिल्कुल ठीक अयान, सईद बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक गाइस, इट्स ए करंट एसेट। सर ये करंट एसेट है। अब ये कह रहे हैं दिस ट्रांसफर इज शोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अबव। ये ट्रांजैक्शन शो की हुई है। इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम इज अर्न ऑन द डिपॉजिट अकाउंट, दिस इंटरेस्ट हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड। कह रहा है 5% इंटरेस्ट मिलेगा इस डिपॉजिट अकाउंट पे, लेकिन अभी तक वो इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने यहां वर्किंग कर रहा हूं। 20,000 का 5% बनता है 1,000। ये देखें, 20,000 का 5% बनता है 1,000। राइट, 20,000 का 5% बनता है 1,000, लेकिन 1,000 अगर साल के शुरू से था तो मिलेगा, 1,000 तो पूरे साल का है। एग्जैक्टली exactly। तो अब 1 अक्टूबर को ये डिपॉजिट हुआ है, 1 अक्टूबर को, और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहे 31 मार्च को। तो चले अक्टूबर से मंथ्स काउंट करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 6 महीने, सर 6 मंथ्स। बिल्कुल उमर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। अयान बिल्कुल यही है बेटा, सईद बिल्कुल यही है बेटा, कि सर ये 6 मंथ्स का। मुतीब बिल्कुल बेटा, 6 मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो $1,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, सर ये इंटरेस्ट बना $500। तो हमें ये $500
डिपॉजिट अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा और हमें इनकम में भी दिखाना पड़ेगा। हमें ये डिपॉजिट में भी ऐड करना पड़ेगा और हमें ये इनकम में भी दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया $500 इंटरेस्ट। अब आप नोट कर लो, ये सारी इंफॉर्मेशन पीपीई रोइंग क्लब की हमारे सामने मौजूद है। अब एग्जामिनर हमसे कुछ रिक्वायरमेंट दे रहा है, हमें कुछ रिक्वायरमेंट दे रहा है एग्जामिनर। हमें एग्जामिनर पहली रिक्वायरमेंट दे रहा है, प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पहली ही रिक्वायरमेंट दे रहा है, प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कह रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। एग्जामिनर पार्ट ए में कह रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, गौर से देखिएगा। फिर पार्ट बी में कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। लेकिन ये इतनी ज्यादा, ये इतना सारा क्यों, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर पीपीई रोइंग क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिनर डांस। ओके ओके ओके, कह रहा है डिनर डांस पे फायदा हुआ या नुकसान। कह रहा है डिनर डांस पे फायदा हुआ या नुकसान, ये क्लियरली बताओ। और बताओ कंपटीशन पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये हमें वर्किंग करनी पड़ेगी और दिखानी पड़ेगी यहां पे। और आखिरी पार्ट में कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। तो ओके, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट पार्ट बी और सी अटैम्प्ट नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट पार्ट बी और पार्ट सी अटैम्प्ट नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता मैं पार्ट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैम्प्ट कर सकता हूं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है। हमने पिछली क्लास में हमने पिछली क्लास में वेलकम क्रिकेट क्लब का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, राइट? हमने पिछली क्लास में वेलकम क्रिकेट क्लब का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। क्या उस सवाल में एग्जामिनर ने हमसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांगा था? हाँ जी गाइस, हमने लास्ट क्लास में वेलकम क्रिकेट क्लब का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। क्या उस सवाल में एग्जामिनर ने हमसे वेलकम क्रिकेट क्लब का सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांगा था? नो सर। वेरी गुड, नहीं हमसे नहीं मांगा था, लेकिन हमने बनाया था क्योंकि वर्किंग थी। यहां पर मांग रहा है, यहां पर मांग रहा है हमसे। तो फोकस कीजिएगा, यहां अकाउंट के मार्क्स हैं और मार्क्स तो देख लो, 7 मार्क्स। उमर, फॉर्मेट तक अप्लाई करना पड़ेगा, पूरा 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 फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। तो बेटा नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। फॉर्मेट का मतलब है सारी डेट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। ये लीजिए बेटा। ऑलराइट एवरीवन, यहां देखिएगा, ये रहा हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये लीजिए, ये रहा हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड। डेट लिखेंगे सबसे पहले, ओपनिंग डेट्स लिखेंगे। सो सर 2011 April 1st, 2011 April 1st। यहां लिखेंगे एरियर्स ब्रॉट डाउन, यहां लिखेंगे प्रीपेड ब्रॉट डाउन। ये देखिए अप्पा बेसिस बनेगा, अप्पा बेसिस बनेगा। तो एरियर्स ब्रॉट डाउन एंड वी हैव प्रीपेड ब्रॉट डाउन 2011। तो गौर से देखिएगा सर, सबसे पहले एरियर्स ब्रॉट डाउन है 2600 और एडवांस प्रीपेड ब्रॉट डाउन है 6300। सो 2600 एंड 6300, ये लीजिए सर। ये हमने ओपनिंग अरियर्स एंड ओपनिंग प्रीपेड मेंशन कर दी है। उसके बाद अब यहां पे 2012, 2012 साल के आखिरी दिन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, विच इज March 31st, विच इज March 31st। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा प्रीपेड सीडी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और यहां पे लिखूंगा एरियर्स सीडी। तो अब आप देखो, अरियर्स, प्रीपेड, प्रीपेड, एरियर्स। तो ये आपका बन गया अप्पा बेसिस। अब आप प्रीपेड सीडी को जरा गौर से देखें। तो सर
प्रीपेड सीडी है 4500 और एरियर सीडी है 3100. सो 4500 एंड 3100, ये हो गया हमारे पास क्लोजिंग एरियर्स एंड प्रीपेड की वैल्यू. अब हमारे पास सब्सक्रिप्शन की दो इंफॉर्मेशन और अवेलेबल है इस सवाल में. दो इंफॉर्मेशन और अवेलेबल है. पहली इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 84,400. तो मैं यहां पे लिखूंगा 84,400 और मेंशन करूंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ये देखो, रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट. रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट. ठीक हो गया सर? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं. अच्छा अच्छा, मैं आप पहले मुतीब, मैं पहले आपके सामने वर्किंग कर लूं. मुतीब, पहले आपके सामने वर्किंग कर लूं. उमर, दो सवाल है बेटा आज की क्लास में, दो सवाल है, दूसरा सवाल भी आएगा. अब मैं बहुत प्रिसाइज टाइम आपको अलॉट करता हूं, बता दिया था पहले ही. तो दो सवाल है बेटा आज के, ठीक है? अच्छा, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा. सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अब हमारे पास एक आखिरी इंफॉर्मेशन रह गई है, विच इज बैड डेट. ये रही इरिकवरेबल डेट $280. तो नोट कीजिएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं $280 इररिकवरेबल. अच्छा, अब सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुतीब ने इस वक्त सवाल पूछा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुतीब ने रेस किया है, वो आपके सामने पढ़ रहा हूं और उसका जवाब देता हूं. सर, बैड डेट्स है 280, तो वो अनपेड 2600 से माइनस नहीं होंगे? नहीं होंगे. हाँ, ओपनिंग में जो था वो तो था, अब उसे क्लोजिंग तक नहीं जाने दिया, बल्कि इररिकवरेबल 280 में लिख दिया. अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस साल जो इस 2600 में से मिल गए, जो 2600 में से मिल गए, उसे हमने रिसीट एंड पेमेंट में पहुंचा दिया, और जो नहीं मिले उसे हमने इररिकवरेबल में पहुंचा दिया. ये बात हुई है मुतीब, हमें 2600 में से माइनस नहीं करने. इज दिस क्लियर बेटा? समझ आ गई ये बात? हमें जो 2600 ओपनिंग थे, उसमें से जाहिर सी बात है जो अमाउंट मिल गई, कितनी मिल गई होगी? 2600 में से 280 हटा दो, तो रिमेनिंग 2320 मिल गए. वो 2320 इसके अंदर मौजूद है, इस 84,400 के अंदर मौजूद है, और बाकी 280 यहां पर है. तो अब आप लोग मुझे बताएं, इज दिस क्लियर बेटा? गाइस, इज दिस क्लियर? बच्चों, ये क्लियर हुआ बेटा? चलें, अब हमारे पास क्रेडिट साइड क्रेडिटर है. गौर से देखिएगा, क्रेडिट साइड क्रेडिटर है. मैं क्रेडिट साइड को टोटल करूंगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल है मेरे पास 6300 प्लस 84,400 प्लस 280 प्लस 3,100, 94080, 94080. 2600 प्लस 4500 माइनस 94080. हमारे पास आई एंड ई की वैल्यू आ गई, ये देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू आ गई 86,980. ये लीजिए 86,980. अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारा अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डन नहीं हुआ. हमारा अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डन नहीं हुआ. क्यों डन नहीं हुआ? क्योंकि सर, हमें बीडीज मेंशन करने हैं. हम यहां बीडीज मेंशन करेंगे. अप्रैल 1, अप्रैल 1. गौर से देखिएगा, एरियर्स सीडी, एरियर्स बीडी 3100, प्रीपेड बीडी 4,500. ये लीजिए, अब हमारा 7 मार्क्स का सब्सक्रिप्शन अकाउंट डन हो गया. दिस इज डन. अब हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूरा डन हो गया. दिस इज द 7 मार्क्स. इजी सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है. क्लैरिटी हो गई. आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा. अब पार्ट बी में, अब पार्ट बी में एग्जामिनर हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांग रहा है. एग्जामिनर हमसे पार्ट बी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
मांग रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मैं भी बहुत क्लियरली बता दूं, हम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। वी हैव 13 मार्क्स फॉर दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम यहाँ पे, मैं आपके सामने यहाँ पर इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग वर्किंग करने जा रहा हूं। फोकस रखिएगा। ओके, साइड कह रहा है सर जनरल एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा। अभी मैं चेक कर लेता हूं, मैं अभी चेक कर लेता हूं। बिल्कुल बनेगा, वेरी गुड, बिल्कुल बनेगा। जनरल एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, जनरल एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा। ठीक है, कंपटीशन प्राइजेस का तो बाकायदा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। कंपटीशन प्राइजेस का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो ठीक ठाक वर्किंग हमें नजर आ रही हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग कर लेते हैं, तो गौर से देखिएगा। ऑल राइट, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम जनरल एक्सपेंस का टी अकाउंट बना लेते हैं। वो हमारे सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम जनरल एक्सपेंस का टी अकाउंट बना लेते हैं, ये देखिएगा। ऑलराइट किड्स, फोकस कीजिएगा। मैं यहां पर आपके सामने जनरल एक्सपेंस का टी अकाउंट बना रहा हूं, जनरल एक्सपेंस। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जनरल एक्सपेंस ओइंग ओपनिंग। तो ओइंग ओपनिंग में हमारे पास 800 हो गया। डिनर डांस का प्रॉफिट लॉस अभी नहीं 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 नहीं, डिनर डांस का प्रॉफिट लॉस अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे। डिनर डांस का प्रॉफिट लॉस तो हम उधर इनकम स्टेटमेंट में शो कर देंगे, क्योंकि ऐसा कोई वर्किंग नहीं है। लेकिन कंपटीशन पे हमें काम करना है। कंपटीशन प्राइजेस का सिर्फ अकाउंट बनेगा, सिर्फ कंपटीशन प्राइजेस का। फिर कंपटीशन की प्राइजेस की वैल्यू आई एंड ई में चली जाएगी। अच्छा, तो हमारे पास अक्रूड ओइंग ओपनिंग है 800 और क्लोजिंग है 400। यहां पे मैं लिख रहा हूं 800 ये देखिएगा, 800 अक्रूड बीडी, अक्रूड सीडी। ठीक हो गया। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस पे किया है, जनरल एक्सपेंस पे किया है 30,200, 30,200। ये रिसीट एंड पेमेंट। तो 30,600, 30,600 -800, ये वैल्यू बनी 29,800। ये आ गई हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू। So 29,800 is the value of income and expenditure account in general expense। ये हो गया जनरल एक्सपेंस का अकाउंट हमारे पास। जनरल एक्सपेंस के बाद हमें जो वर्किंग करनी है, यहां देखिएगा सर, कंपटीशन प्राइजेस की करनी है। नोट कीजिएगा, कंपटीशन प्राइजेस की, ये नोट कीजिएगा, कंपटीशन प्राइजेस की सर क्या वर्किंग करनी है। तो कंपटीशन प्राइजेस में मुझे निकालना है एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कंपटीशन प्राइसेस। तो इनकी कॉस्ट निकालनी है। सर कॉस्ट कैसे निकालूंगा, गौर से देखिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस बोलेंगे या पेमेंट्स बोलेंगे, एक ही बात है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लब के पास साल के शुरू में कंपटीशन प्राइजेस मौजूद थे। ये रहा कंपटीशन प्राइस का स्टॉक। स्टॉक आउटडेटेड वर्ड है, हम इसे अब फर्दर यूज नहीं करते। मैं इधर स्टॉक हटा देता हूं और इसको रिप्लेस कर देता हूं वर्ड इन्वेंट्री से। ये देखें, इन्वेंट्री। तो अब हमें पता चल गया कि सर 800 की इन्वेंट्री पहले मौजूद थी। ठीक हो गया, 800 के पहले से इन्वेंट्री मौजूद थी। कंपटीशन के लिए इन्होंने प्राइजेस खरीदे 3,100 के, 3,100 के और खरीदे। और इन्होंने
और इन्होंने जो अब इनके पास बच गए हैं वो है 300, वो है 300। ये देखिएगा, 800 प्लस 3100 माइनस 300, 3600। ये प्राइजेस का एक्सपेंस है, ये कंपटीशन प्राइजेस का एक्सपेंस है। अब हमें इसे इनकम से रिलेट करना है आई एंड ई में। हम इसको सिंपल आई एंड ई में रिलेट कर देंगे कंपटीशन की इनकम के साथ। फिर हमारे पास है आखिरी काम है हमारा, वो है डेप्रीसिएशन निकालना, डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। ये देखिएगा, डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट हमें निकालना है। हम डेप्रिसिएशन का इक्विपमेंट निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ओपनिंग, सबसे पहले ओपनिंग। तो नोट कीजिएगा, ओपनिंग इक्विपमेंट है 160,000, ओपनिंग इक्विपमेंट है 160,000। सर क्या हमने कुछ इक्विपमेंट खरीदे हैं साल के दौरान, कोई एडिशन किया है? यस सर, $46,000 के इक्विपमेंट खरीदे हैं, $46,000 के इक्विपमेंट खरीदे हैं। तो नोट कीजिएगा, क्या हमने सर कोई इक्विपमेंट्स बेचे हैं, डिस्पोज किए हैं? हाँ जी, बताओ, इक्विपमेंट बेचे हैं, क्या वैल्यू है इक्विपमेंट की? जो इक्विपमेंट बेचे हैं उनकी क्या वैल्यू है? यस प्लीज। अनस वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक। मुतीब यही गलती है, मुतीब यही गलती है। उमर यही गलती है बेटा। हाँ जी, हमजा, हुसैन, सुफियान, साद, व्हाट अबाउट यू गाइस? सर जो इक्विपमेंट हमने बेचे हैं उसकी क्या वैल्यू है? भाई वो बेचे 24,000 के हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है वो तो 26,000 है ना। बेचे 24,000 के हैं, लेकिन जो हमारी बुक्स में लिखी है वो तो 26,000 है। तो भाई 26,000 बुक वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली 26 की चीज 24 में बेच रहे हैं तो लॉस भी तो रिकॉर्ड करने जा ही रहे हैं ना हम, लॉस भी तो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम उसका। तो बुक वैल्यू माइनस करेंगे हमेशा। और ये चीज एएस में आप लोगों ने बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ी है एएस में। 160 प्लस 46 माइनस 26, नोट कीजिएगा, 180,000 की वैल्यू होनी चाहिए थी, इक्विपमेंट की 180,000 की वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन क्लब के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट की क्लोजिंग वैल्यू है 140,000, क्लब के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट की वैल्यू है 140,000। इसका मतलब 40,000 का इक्विपमेंट डेप्रीशिएट हो गया। ये लीजिए, 40,000 का इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो गया। हाँ, 180,000 की वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन वो 140,000 है। इसका मतलब 40,000 इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो गया। सर हम यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, वी आर गुड टू गो फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की यहां वर्किंग करने जा रहा हूं। फोकस कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। ओवर हेयर, ओवर हेयर, सर सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा इनकम, सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा इनकम, और इनकम में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। अब आप देखो, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था 86,980, 86,980, ये आ गई हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम। अब सीधा हम जाएंगे, अब हम सीधा जाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे सब्सक्रिप्शन के बाद देखेंगे कंपटीशन रिसीट्स। अब आप देखो, कंपटीशन रिसीट्स हैं 12,200 की। नोट कीजिएगा, कंपटीशन,
ये देख लीजिएगा, कंपटीशन रिसीट्स 12,200। मैंने आप लोगों को थ्योरी के दौरान, सिलेबस के दौरान, चैप्टर के दौरान ये बताया था कि बच्चों, हम किसी भी क्लब के अंदर होने वाले इवेंट को, क्लब के अंदर होने वाले इवेंट को हम क्लब कर देते हैं, उसके इनकम और उसके एक्सपेंसेस सामने सामने मेंशन करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि सर, क्लब ने क्या इवेंट से कमाया या इवेंट में गवाया। तो इवेंट से 12,200 रिसीट्स किए हैं और इवेंट की कॉस्ट है 3,600। 3,600 इवेंट के प्राइजेस कॉस्ट हैं। ये लीजिए प्राइजेस। तो पता चला कि सर, इवेंट से क्लब को फायदा हुआ 8,600। दिस इज क्लियरली आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिट फ्रॉम कंपटीशन। क्लियरली आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिट फ्रॉम कंपटीशन। आगे चलते हैं। कंपटीशन के बाद हमारे पास जो अगली रिसीट है वो है डिनर डांस। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, डिनर डांस में टिकट सेल हुई है 14,000 की। डिनर डांस, ये नोट कीजिएगा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं डिनर डांस। हाँ भाई, एंड टिकट्स, डिनर डांस की टिकट सेल हुई है 14,000 की। ये देखिएगा, अब हम लेस करेंगे हायर ऑफ बैंड एंड केटरिंग। ये देखो, दो एक्सपेंसेस है हमारे पास डिनर डांस से रिलेटेड। अच्छा, कंपटीशन वाला रिपीट कर देता हूं। देखो, कंपटीशन में पैसे आए थे, कंपटीशन की वजह से पैसे आए थे ओवर हेयर। कंपटीशन की वजह से हमारे पास, क्लब के पास पैसे आए थे 12,200। लेकिन इस कंपटीशन के अगेंस्ट क्लब ने प्राइजेस दिए हैं, इस कंपटीशन के अगेंस्ट क्लब ने प्राइजेस दिए हैं। तो प्राइजेस बाहिर तो लिखे हुए यहाँ 3,100, बाहिर यहाँ लिखे हुए 3,100। ये प्राइजेस की पेमेंट्स हैं। क्लब के पास इसका स्टॉक भी पड़ा हुआ था, स्टॉक इन्वेंट्री। तो उसकी वर्किंग हमने यहां पे की थी, उसकी वर्किंग हमने यहां की थी कि 800 के पहले से मौजूद थे स्टॉक, 3,100 के इन्होंने और खरीदे, और अब 300 के बच गए। तो इसका मतलब जो कंपटीशन के प्राइजेस क्लब ने पे किए हैं वो क्लब को 3,600 के पड़े थे, और इसके अगेंस्ट क्लब ने, इस 3,600 के अगेंस्ट क्लब ने जो अमाउंट रिसीव की वो 12,200। तो क्लब को प्रॉफिट हुआ था 8,600 का। इज दिस क्लियर बेटा? चलें, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं डिनर डांस पे। डिनर डांस की टिकट सेल हुई थी 14,000 की, और इस डिनर डांस के दो एक्सपेंसेस भी हैं, दो खर्चे भी हैं। सर, कौन से खर्चे हैं? ये देखिएगा, एक हायर ऑफ बैंड 2,400 और एक केटरिंग 5,200। इसके अलावा डिनर डांस का कोई और खर्चा नहीं है, इसके अलावा डिनर डांस का कोई और एक्सपेंस नहीं है। तो नोट कीजिएगा, मैं यहां हायर ऑफ बैंड माइनस कर रहा हूं और यहां केटरिंग माइनस कर रहा हूं। तो ये मिलाकर 7,600 बनता है, और 14,000 डिनर डांस की टिकट्स थी। तो सर, डिनर डांस का प्रॉफिट हुआ 6,400। हम इनके एक्सपेंसेस को नीचे एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम क्लियरली शो करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इन इवेंट से। मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है? हाँ जी। हमजा, सुफियान, मुतीब, उमर, साद, सईद, अनस, यहां तक क्लियर है बेटा? ऑल राइट, ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट। चलें, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते हैं। ये देखिएगा सर, अब हमारे पास है यहाँ डोनेशंस, और डोनेशंस के बारे में क्लब ने कोई बात कहीं पे नहीं की हुई डोनेशंस के बारे में। तो ये रेवेन्यू डोनेशंस होंगी 1,500। ये हमारी रेवेन्यू डोनेशंस होंगी। डोनेशंस
1500 डोनेशंस के बाद सेल ऑफ इक्विपमेंट, लेकिन सेल ऑफ इक्विपमेंट प्रॉफिट या लॉस तो है नहीं, तो इस पे मतलब सेल ऑफ इक्विपमेंट प्रॉफिट लॉस नहीं है। सेल ऑफ इक्विपमेंट और नेट बुक वैल्यू के डिफरेंस से देखेंगे तो उस पे तो लॉस आ रहा था। इसका मतलब क्लब की सारी इनकम हो गई, बस एक इनकम रह गई। एक इनकम अब रह गई हमारे पास, और वो है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। क्लब ने इंटरेस्ट भी तो कमाया था, $500 का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। सर अब ये सारी इनकम हमारे सामने मेंशन हो गई, 86,980 प्लस 8,600 प्लस 6,400 प्लस 1,500 प्लस 500, ये हो गया 103,980। ये हमारे क्लब के सारी इनकम आ गई क्लब की। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है उमर, बिल्कुल ठीक, यही वैल्यू है बेटा। फिर हम आगे चलते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर्स, नाउ एक्सपेंडिचर्स। तो एक्सपेंडिचर्स के लिए सबसे पहले हम यहां देखेंगे कंपटीशन प्राइजेस। हम इसको ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। कंपटीशन प्राइजेस डन, डिनर डांस डन, ये सब डन हो चुका है। सबसे पहले आएगा इंश्योरेंस, 9,800। इंश्योरेंस 9,800, ये देखिएगा सर, इंश्योरेंस आएगा 9,800। इंश्योरेंस के बाद, इंश्योरेंस के बाद क्लब हाउस मेंटेनेंस 10,300, 10,300। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस 10,300। उसके बाद, उसके बाद इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट पर लॉस। ये देखिएगा इक्विपमेंट का लॉस तो हमने यही निकाल लिया था, $2,000 का। तो मैं यहां पे लिखूंगा, नोट कीजिएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल $2,000, राइट। और इसके बाद इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन $40,000। ये लीजिए बेटा डेप्रीसिएशन। इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन के बाद सर क्या कोई और एक्सपेंडिचर है हमारे पास? सर जनरल एक्सपेंसेस, जिसका अकाउंट हम बना चुके हैं, जनरल एक्सपेंसेस जिसका अकाउंट हम बना चुके हैं, ये देखिएगा जनरल एक्सपेंसेस, और ये रहा जनरल एक्सपेंस का अकाउंट, 29,800, 29,800। सर क्या इसके बाद कोई और एक्सपेंस है? बिल्कुल है, इलेक्ट्रिसिटी। ये रही इलेक्ट्रिसिटी 1,600। ये देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी 1,600। अब सवाल आ जाता है, 1,600। अब सवाल आ जाता है, सर क्या इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है? रिसीट एंड पेमेंट सारा डन हो गया। यस, इसके अलावा एक और एक्सपेंस बाकी है, और सर वो है इरिकवरेबल डेट्स, $280। तो इरिकवरेबल डेट्स आएंगे हमारे पास $280 के। यहां पे लिख रहा हूं irrecoverable debts, $280। Now all expenses have been listed over here, सारे expenses लिख दिए हमने, 9,800। देखा उमर कैसा एक एक्सपेंस सामने आ गया ना? हम सोच रहे थे कि सर कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन देखो आ गया। तो वी हैव नाउ द टोटल वैल्यू। आप लोग भी क्रॉस चेक करके बता दीजिएगा प्लीज। इज इट 93,780? Is it 93,780? Yes, sir. 103,980 माइनस करेंगे, so we have the surplus over here, 10,200 surplus। सर हमारे पास सरप्लस आ गया
Now, one last thing we are left with, and that is a statement of फाइनेंशियल पोजीशन. लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने से पहले एक वर्किंग हमारी रह गई है. एक वर्किंग रह गई है. ठीक है ना. एक वर्किंग हमारी रह गई है एसओएफपी बनाने के लिए. और सर वो क्या है? वो है एक्यूमुलेटेड फंड्स. ये लीजिए, वो है एक्यूमुलेटेड फंड्स. सर एक्यूमुलेटेड फंड्स की अभी तक मैंने वर्किंग नहीं की. एक्यूमुलेटेड फंड्स मुझे सवाल में भी नहीं दिया हुआ, तो मैं ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड्स पहले निकालूं ताकि मैं स्ट्रेट अवे एसओएफपी बना सकूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा तमाम एसेट्स और यहां पे तमाम लाइबिलिटीज. नोट कीजिएगा, एसओएफपी के लिए एसेट्स लिस्ट कर रहा हूं. तो सर सबसे पहले करंट एसेट 3000 बैंक. तो बस बैंक नहीं लिखूंगा, लास्ट टाइम जैसे हमने निकाला था 3000. एसेट्स में सबसे पहले 3000 आ गया. उसके बाद क्लब हाउस 150,000 एसेट है. क्लब हाउस 150,000 एसेट है. उसके बाद इक्विपमेंट 160,000 एसेट है. ठीक हो गया. उसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड, ये एसेट है. अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस ओइंग लाइबिलिटी है, तो 800 लाइबिलिटी में लिख देता हूं. एंड 2600 यहां एरियर्स में आ गया ये. फिर 6300 ये लाइबिलिटी है 6300. उसके बाद 800 इन्वेंट्री है, तो एसेट है हमारा. 800 इन्वेंट्री एसेट है हमारा. उसके अलावा हमारे पास कोई और एसेट कुछ और नहीं है. तो चलें टोटल कर लेते हैं एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, और फिर एक्यूमुलेटेड फंड निकाल लेते हैं. 3000 प्लस 150,000 प्लस 160,000 प्लस 2600 प्लस 800, 316,400 माइनस 7,100. तो सर 309,300 का ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड बन गया. अब इससे पहले कि मैं एसओएफपी पे जाऊं, ये काम भी फिनिश कर लूं. मुझे रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग तो दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया हुआ. मुझे रिसीट एंड पेमेंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन तो है, लेकिन इस सवाल में बैलेंस कैरीड डाउन नहीं है. वेलकम क्रिकेट क्लब में मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ था. तो चले मैं पहले डेबिट को टोटल कर लेता हूं, फिर क्रेडिट को टोटल कर लेता हूं. इवेंचुअली मुझे पता चल जाएगा, मुझे इवेंचुअली पता चल जाएगा. राइट. सो 3000 प्लस 84,400 प्लस 12,200 प्लस 14,000 प्लस 1,500 प्लस 24,000, 139,100 डेबिट साइड है. 139,100. अब क्रेडिट को टोटल कर लेता हूं. 3,100 प्लस 2,400 प्लस 5,200 प्लस 9,800 प्लस 10,300 प्लस 46,000 प्लस 30,200 प्लस 1,600 प्लस 20,000 एंड 128,600 क्रेडिट का टोटल है. तो माइनस करूंगा 139,100 से 10,500 इज द बैलेंस कैरीड डाउन. ये भी करंट एसेट है. बैलेंस कैरीड डाउन करंट एसेट है, पॉजिटिव है. सर अब नाउ वी आर very much ready for the preparation of statement of financial position. मैं आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं. सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स. तो नॉन करंट एसेट्स में दो नॉन करंट एसेट हैं. एक है क्लब हाउस, दूसरा है इक्विपमेंट. ये लीजिए बेटा, एक है क्लब हाउस, दूसरा है इक्विपमेंट. नोट कीजिएगा, वी हैव क्लब हाउस क्लोजिंग 150, इक्विपमेंट क्लोजिंग 140. हमें और कुछ नहीं करना, बस दोनों की क्लोजिंग दी हुई हैं,
डायरेक्ट लिख देंगे 150,000 एंड 140,000। तो ये 290,000 हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हो गए। उसके बाद करंट एसेट्स, तो नोट कीजिएगा करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट एसेट में हमारे पास आ जाएगा ये रहा बैंक 10,500। बैंक आ जाएगा हमारे पास, ये देखिएगा बैंक 10,500। बैंक आ गया हमारे पास 10,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एरियर्स, ठीक हो गया। और इन्वेंट्री, ये तो मुझे याद है क्योंकि मुझे और एक्सपेंसेस में कुछ प्रीपेड रिकॉल नहीं हो रहा। मुझे याद ही नहीं आ रहा कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड, मुझे याद नहीं आ रहा। अभी हम देख लेते हैं। हाँ, डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस होने के बाद 140,000 आई थी बेटा वैल्यू। डेप्रीसिएशन 40,000 माइनस होने के बाद ये 140,000 आई थी। ठीक है ना, क्लोजिंग जब डायरेक्ट दी हुई है तो डायरेक्ट क्लोजिंग लिखेंगे। चलें, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे पिछले सवाल में क्यों किया था, क्योंकि जाके देखना पिछले सवाल में क्लोजिंग नहीं दी हुई थी। पिछले सवाल में हमें क्लोजिंग नहीं दी हुई थी, हमने क्लोजिंग वहां पे निकाली थी, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। तो सब्सक्रिप्शन एरियर्स ये रहा, सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड 3,100, और स्टॉक है 300। तो 3,100 एंड 300 रिस्पेक्टिवली, ये लीजिए बेटा 3,100 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। चलें, तो ये हो गया 10,500 प्लस 3,100 प्लस 300, 13,900। तो प्लस करेंगे 290,000। तो सर ये हो गया 303,900 टोटल एसेट्स। ये लीजिए गाइस, टोटल एसेट्स आ गए। अब इसको इक्वल करना है एक्यूमुलेटेड फंड्स एंड लाइबिलिटीज से। ये लीजिए बेटा, अब इसे हमें टोटल करना है एक्यूमुलेटेड फंड्स एंड लाइबिलिटीज से। तो अब यहां पे सबसे पहले काम कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड फंड्स पे। तो एक्यूमुलेटेड फंड्स ओपनिंग, एक्यूमुलेटेड फंड्स ओपनिंग हमने निकाले हैं 309,300। 309, हाँ ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ओ, ओ एक चीज मिस कर गए। हाँ, एक चीज मिस कर गए, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, डिपॉजिट। अच्छा, पिछले पिछले सवाल में भी हम डिपॉजिट को एंड में लेकर आए थे, हम पिछले सवाल में भी डिपॉजिट मिस कर गए थे। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, डिपॉजिट हम मिस कर गए। ओके, देखो हो जाता है, ये बिल्कुल कॉमन है। आप लोगों ने देखो, देखो यू हैव टू बी देयर विद द क्वेश्चन, एकदम रेडी रहना है। मैंने 1 मिनट में वैल्यू देख के बोला, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि एक्यूमुलेटेड फंड्स ओपनिंग टोटल एसेट से ज्यादा आ रहे हो इस कंडीशन में कि उसे सरप्लस हो रहा है, इस क्लब को सरप्लस हो रहा है। हाँ अगर, हाँ अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास डेफिसिट होता तो फिर मैं शायद सोचता कि चलो जाने दो, लेकिन इस सवाल में तो ऊपर सरप्लस आया था हमारे पास। तो बिल्कुल ठीक है अनस, डिपॉजिट अकाउंट, और ये देखो डिपॉजिट अकाउंट में 20,000 प्लस 500, 20,000 तो उन्होंने डिपॉजिट किया था और 500 का इंटरेस्ट भी मिलना बाकी था उस पे। तो 20,500 ये डिपॉजिट अकाउंट हो गया, राइट। अब हम टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। तो सर नाउ वी हैव 10,500 प्लस 3,100 प्लस 300 प्लस 20,500, 34,400 plus 290,000. So we have 324,400 of total assets. चलो ओपनिंग 309,300 है। अब इसमें सरप्लस ऐड करेंगे 10,200, 10,200 का सरप्लस
ठीक हो गया। तो अब हमारे पास 309,300 प्लस 10,200, 319,500 का सरप्लस है। ये एक्यूमुलेटेड फंड्स क्लोजिंग है। फिर करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड आई हैव अदर पेबल्स। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग जो है वो यहां पर मौजूद है। सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग 4,500, 4,500। और आखिरी हमारे पास अदर पेबल्स मौजूद है, विच इज अदर पेबल मौजूद है हमारे पास, जनरल एक्सपेंसेस ओइंग 400। इसके अलावा मुझे कोई और ओइंग नजर नहीं आ रहा एक्सपेंस में। तो 4,900, तो 319,500 प्लस 4,900, 324,400। तो नोट कीजिएगा, ये हमारे पास बैलेंस ऑफ हो गया। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? ऑलराइट किड्स, तो पिछली क्लास में वेलकम क्रिकेट क्लब किया था और आज की क्लास में अब तक हमने ये पीपीई रोइंग क्लब का क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। ये जो एनपीओ के क्वेश्चन है ना, ये पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्मेट। ये पहले वाले फॉर्मेट में होते थे। पहले फॉर्मेट में ना पूरे पूरे सवाल आते थे एनपीओ के। एग्जामिनर यूज टू आस्क एवरी सिंगल थिंग, बहुत वर्किंग करवाता था। इवन आपके सामने ये जो क्वेश्चन 5 है ना, कार्डियो और फिटनेस सेंटर का, ये भी आपका जो है पुराने मेथड पे मौजूद है, पुराने फॉर्मेट में मौजूद है। पुराना फॉर्मेट आपका वैलिड था 2015 तक। फिर 2015 के बाद अब आप देखो, ये सवाल 2013 का है, पिछला सवाल 2011 का 12 का था, उससे पिछला वेलकम क्रिकेट क्लब 2011 का था। तो हम अभी तक पुराने फॉर्मेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके माइंड को बनाने में। आपने चेक किया होगा यार, इतनी इंफॉर्मेशन है, हैवी इंफॉर्मेशन है कि सवाल करने में पता चलता है कि हाँ यार लेवल है, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम। लेकिन अब आप गौर से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं, फोकस रखिएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन 6 लेकर आ रहा हूं सर, ये आपके नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ये आपके नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। नया फॉर्मेट मतलब 2015 ऑनवर्ड्स। अब आप देखो, इस सवाल में ना, इन सवालों में आपको बहुत जम्बल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको अब बहुत ज्यादा माउंटेन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये सवाल थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होते हैं। अब तक हमने एनपीओ के किसी पास पेपर के क्वेश्चन में थ्योरी देखी नहीं, अब देखेंगे। अब आपको यहाँ पे थ्योरी के सवाल भी नजर आएंगे। स्टेट टू डिफरेंस देखो आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और एसओएफई बनाओ। यहाँ पे वगैरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और एसओपी बनाओ, और बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी तरीके से ये देखो, क्वेश्चन 7 है, सीगल्स बोटिंग क्लब। बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा आपसे, बहुत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको, आपसे लिमिटेड इंफॉर्मेशन देगा और आपसे लिमिटेड चीजें मांगेगा। ये देखो यहाँ पे सीगल्स वाले में तो ये सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांग रहा है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांग रहा है यहाँ पे, और ये ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब आपसे एसओएफई नहीं मांग रहा, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो व्हाट आई वुड बी डूइंग, मैं आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस भेजूंगा होमवर्क अटैम्प्ट करने के लिए, ताकि आप ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें और हम इनको कल की क्लास में अटैम्प्ट करेंगे। तो ये हमारे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग था। मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है?